वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की राधिका है, उसे अपने लिए एक घर बनवाना है, तो उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कैची कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच किया और राधिका ने उन्हें एक रफ आइडिया दिया कि घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। अब यहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक जो घर बनवाना चाहती हैं, राधिका जो कॉन्ट्रैक्टी कहलाएंगी, और दूसरा जो घर बनाएंगे यानी कि कैची कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले दोनों पार्टीज ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करे, जैसे कि सबसे पहले घर को पूरा बनने में 2 साल लगेंगे, which means term of the contract is 2 years। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू रहेगी 1 करोड़ रुपीस। और तीसरा, राधिका ने सजेस्ट किया कि एक साथ 1 करोड़ पे करना मुश्किल होगा, तो वो स्टेजेस में पेमेंट करेगी। अब कैची कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक सुझाव दिया कि हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को 10 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और हर स्टेज की कंप्लीशन पर राधिका को ₹10 लाख का पेमेंट करना होगा। ये स्टेजेस हैं ब्लूप्रिंट सबमिशन एंड अप्रूवल, फ्लोर एक्सकवेशन, फाउंडेशन लेइंग, पार्किंग बनाना, फिर हर फ्लोर का कंस्ट्रक्शन यानी कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, इलेक्ट्रिसिटी का काम, वाटर कनेक्शन एंड इंटीरियर और एक्सटीरियर की डिटेलिंग। जिस पर राधिका ने भी 2 कंडीशंस लगाई कि पेमेंट करने से पहले एक टेक्निकल एक्सपर्ट या फिर आर्किटेक्ट के थ्रू हर स्टेज का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही पेमेंट होगी, और दूसरा कि पेमेंट पूरी नहीं होगी, 10% अमाउंट रिटेन किया जाएगा। ये रिटेन्ड अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी की मदद करेगा जब कॉन्ट्रैक्टर किसी भी स्टेज में डिफेक्टिव काम करता है या अधूरा काम छोड़ देता है। तो चलिए सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद कैची कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने राधिका को अश्योर किया और घर बनाने का काम शुरू कर दिया। अब हर एक कॉस्ट को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया, जिसमें एक नियम है कि सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाएगा और सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट किया जाएगा। सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाने का काम शुरू हुआ और उसे राधिका के आर्किटेक्ट से वेरीफाई भी कराया गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जिसमें ब्रिक, सीमेंट और अन्य रॉ मटेरियल्स साइट पर भेज दिए गए। लेबर को भी हायर किया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। साथ ही कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सुपरविजन और क्रेन को खरीदने का खर्चा भी किया गया, ताकि घर का कंस्ट्रक्शन सही तरीके से हो सके। इसके बाद फ्लोर एक्सकवेशन और फाउंडेशन लेइंग का काम शुरू हुआ, जो फिर से राधिका के आर्किटेक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग वेरीफाई किया। उसके बाद पार्किंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और साथ ही 5th स्टेज यानी कि फर्स्ट फ्लोर का काम भी शुरू हुआ, लेकिन साल के अंत तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। इस दौरान जो भी खर्चे हुए वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड किए गए, जिससे हर एक स्टेज के एक्सपेंसेस को ट्रैक किया जा सके। जैसे कि मटेरियल जो साइट पर भेजा गया, दैट इज ₹10 लाख, लेबर की वेजेस ₹8 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि सीमेंट मिक्सिंग मशीन जिसको हमने किराए पर लिया था और उसका किराया है ₹2 लाख, सुपरवाइजर की सैलरी ₹1 लाख और क्रेन को खरीदने का खर्चा ₹5 लाख। इन सभी एक्सपेंसेस को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट किया गया है। अब चलते हैं क्रेडिट साइड पर। पहले साल के अंत तक घर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए जो भी काम अब तक हुआ है
उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करते वक्त वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस का वो हिस्सा है जो काम पूरी तरह से हो गया है और कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट ने उसे अप्रूव भी कर दिया है। हमारे केस में पहली 3 स्टेजेस वर्क सर्टिफाइड हैं, जिनका टोटल अमाउंट है ₹30 लाख। जबकि वर्क अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस का वो हिस्सा है जो काम कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट ने अप्रूव नहीं किया है। इस केस में लास्ट 2 स्टेजेस वर्क अनसर्टिफाइड में आती हैं, जिनका टोटल अमाउंट ₹15 लाख है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तो पूरा ही नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जो मटेरियल्स साइट पर मौजूद थे या बच गए थे, उनकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी और ये वैल्यू भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी और ये मटेरियल्स अगले पीरियड यानी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी होंगे। और अगला आइटम है क्रेन। जब क्रेन खरीदा गया तो उसका खर्चा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 5 लाख रुपए से डेबिट किया गया। इसका मतलब है कि ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट में शामिल हो गया। साल के अंत में क्रेन की वैल्यू को चेक किया गया और पता चला कि अब उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए की है, तो ये नया अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट किया गया, जो दिखाता है कि क्रेन की वैल्यू वक्त के साथ कम हो गई है। टोटल 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को नोट करने का एक तरीका ये है कि शुरुआत की वैल्यू और अंत की वैल्यू को लिखा जाए, जैसे कि 5 लाख और 4 लाख। या फिर दूसरा तरीका है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन का वैल्यू यानी कि 1 लाख रुपए को डेबिट साइड पर एक्सपेंस के रूप में लिखा जाए। अब हम दोनों तरफ का टोटल करते हैं और देखते हैं कि कैची कंस्ट्रक्शंस ने साल के अंत में प्रॉफिट किया या लॉस। क्रेडिट साइड का टोटल है 50 लाख रुपीस और डेबिट साइड का टोटल है 26 लाख रुपीस, जिससे हमें 24 लाख का प्रॉफिट मिलता है। पर इस प्रॉफिट को हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और इसे एक्चुअल प्रॉफिट मान लेना गलत होगा। इसीलिए ऐसे प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट कहते हैं। तो कैची कंस्ट्रक्शंस का नोशनल प्रॉफिट है 24 लाख रुपीस। आगे इस नोशनल प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, काम के पूरे होने के आधार पर, जिसे हम अगली वीडियो में सीखेंगे और राधिका के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।